नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, जो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं वो है इंटरनल कंबशन इंजन मतलब आईसी इंजन के चैप्टर एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के दूसरे पार्ट के संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। अभी तक इसके पहले मैंने अनेक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो इन्होंने कहा है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल शोन इन द फिगर बिलो ऑन द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने कहा इनके टीएस डायग्राम पे एक साइकिल बना हुआ है, वो कौन सा साइकिल है। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें लगभग अधिकतर साइकिल के बारे में मैंने बता दिया था। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए जो साइकिल बना है टीएस डायग्राम पे, इसमें क्या है 1 से 2 और 3 to 4 ये कैसे प्रोसेस है, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। तो ये दो क्या हो गए, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए। और बाकी जो दो प्रोसेस दिए हैं वो कैसे दिए हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम V इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कैसे प्रोसेस हो गए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गए। तो इस प्रकार का साइकिल जिसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो आइसोमेट्रिक प्रोसेस, वो किस प्रकार का साइकिल है, वो है स्टर्लिंग साइकिल। कैसा साइकिल है वो स्टर्लिंग साइकिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक। एरिस्कन साइकिल क्या होता है, एरिस्कन साइकिल में दो आइसोथर्मल और दो आइसोबारिक होते हैं, जबकि इसमें दो आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो ये इसका आंसर नहीं है। वेपर कंप्रेशन साइकिल मैंने आपको बनाया ही है पूरा, और ब्रेटन साइकिल भी मैंने आपको बताया है। ठीक। तो इसका आंसर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि विच गैस पावर साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस ड्यूरिंग विच वर्क alone is transferred during the true process and heat alone is transferred during the other 2 process। इन्होंने पूछा है कि कौन सा गैस साइकिल है जो 4 प्रोसेस से मिलकर बना होता है और जिसमें दो प्रोसेस के दौरान वर्क का ट्रांसफ़र होता है और 2 प्रोसेस के दौरान हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसा साइकिल ऑटो साइकिल होता है। इस प्रकार का साइकिल कौन सा होता है, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में 2 प्रोसेस इस प्रकार से होते हैं जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और 2 प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें वर्क का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा होता है तो वहाँ वर्क का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और जब हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने कहा है, क्वेश्चन पूछा है विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल आइसोथर्म एंड 2 रिवर्सिबल आइसोबार्स। मतलब इस प्रकार कौन सा साइकिल है जिसमें 2 आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हैं और 2 रिवर्सिबल आइसोबार 2 आइसोबारिक प्रोसेस हैं। तो इस प्रकार का साइकिल कौन सा होता है, इस प्रकार का साइकिल होता है एरिस्कन साइकिल। मैंने लगभग सारे साइकिल बताए इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद यहाँ आ जाइए ताकि आपको सारे साइकिल समझ में आते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। तो इन्होंने पूछा किस साइकिल में 2 आइसोथर्म होते हैं, 2 आइसोबार होते हैं। तो एरिस्कन साइकिल में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोबार प्रोसेस होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने कहा है द बोर एंड स्ट्रोक ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ए 6 सिलेंडर इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल आर 17 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि एक मतलब एक कैसा इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन है जो ऑटो साइकिल वर्क कर रहा है। उसके बोर और स्ट्रोक, बोर मतलब होता है उसका डायमीटर, सिलेंडर का डायमीटर को बोर कहा जाता है। सिलेंडर का डायमीटर 17 सेंटीमीटर है और इसका स्ट्रोक लेंथ कितना 30 सेंटीमीटर है। टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम इज 9225 सेंटीमीटर क्यूब। जो टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम है वो इतना है। देन व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये आपका है 9225 कितने सिलेंडर का है, 6 सिलेंडर का है। तो एक सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो एक सिलेंडर का क्लियरेंस वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 9225 डिवाइडेड बाय 6। उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1537.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आ जाएगा आपको क्लियरेंस वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, हमेशा एक सिलेंडर के लिए लेते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है कि नीचे क्लियरेंस वॉल्यूम लेंगे, ऊपर टोटल वॉल्यूम लेंगे। मतलब टोटल वॉल्यूम लिया जाता है। टोटल वॉल्यूम का मतलब होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम।
ठीक। तो क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू तो हमको पता चला 1537.5 है। स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी VS इक्वल टू हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। डी क्या है? उसका डायमीटर है, इनटू क्या हो जाएगा? लेंथ। लेंथ कितना दिया? L इंटू एल। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू कितना दी है? 17 सेंटीमीटर। और यल की वैल्यू कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर दी है। तो इस प्रकार से हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे लगभग स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू आ जाती है 6805.9 सेंटीमीटर क्यूब आ जाती है आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम VS की वैल्यू। और उस VS की वैल्यू यहाँ उठा के रख देंगे। VC की वैल्यू हमने निकाल ही ली है। तो इस प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो R की वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल टू हो जाएगी लगभग 5.42, मतलब जिसमें आपका कंप्रेशन रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 5.42। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 5.4 कहाँ दिया? 5.4 डी दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने सीधे सीधे कंप्रेशन रेशियो कैसे निकाला है? कंप्रेशन रेशियो R की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, नीचे क्लियरेंस वॉल्यूम ले लिया है, ऊपर टोटल वॉल्यूम लिया है। ये ध्यान रखिएगा, टोटल वॉल्यूम मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। कुछ लोग क्या करते हैं सीधे स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम करते, तो वहाँ गलत हो जाता है कई लोगों से। तो क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम को भूल जाते हैं। तो ऊपर जो है क्लियर टोटल वॉल्यूम है और नीचे क्लियरेंस वॉल्यूम है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे? π/4 d स्क्वायर इंटू यल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ एयर इन एन स्टर्लिंग इंजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इन्होंने कहा है कि स्टर्लिंग इंजन में जो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा होता है वो किसका उदाहरण है? ठीक। तो देखिए ओपन, सबसे पहले देखिए जब भी कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा हो तो उसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इस कंप्रेशन प्रोसेस में क्या है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक, इसमें पिस्टन है, ये मूव कर रहा है, दोनों वाल्व इस वक्त बंद होते हैं, ठीक। तो मास क्या है, बाहर नहीं जा सकता। तो सबसे पहले सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम कैसा है? क्लोज सिस्टम है। सबसे पहले ये याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें हीट का ट्रांसफ़र तो बाहर हो सकता है लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है, ठीक। तो इसमें क्या है? ओपन सिस्टम, तो इसका आंसर नहीं हो जा सकता। दूसरा दिया है स्टेडी फ्लो एडियाबैटिक सिस्टम। एडियाबैटिक सिस्टम नहीं हो सकता। एडियाबैटिक सिस्टम मतलब जिसमें हीट का ट्रांसफ़र ना हो रहा हो। जब भी कंप्रेशन प्रोसेस होता है तो हीट का ट्रांसफ़र भी होता है। दूसरी दिया है क्लोज्ड सिस्टम, तो ये तो सही बात है। विद अ मूवेबल बाउंड्री, तो मूवेबल बाउंड्री भी सही है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम लोग बाउंड्री देखें तो यहाँ बाउंड्री कौन डिसाइड कर रहा है? पिस्टन इसकी बाउंड्री डिसाइड कर रहा है। तो पिस्टन भीतर की ओर लगातार मूव कर रहा है तो इसकी बाउंड्री कैसी है? मूवेबल है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डी दिया है क्लोज सिस्टम विथ फिक्स्ड बाउंड्री, तो बाउंड्री इसकी फिक्स नहीं है क्योंकि पिस्टन लगातार मूव कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी, कि आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब किसी भी प्रकार का कंप्रेशन में किसी भी इंजन में देखें तो वह क्लोज सिस्टम होता है, साथ में उसकी बाउंड्री मूवेबल होती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि एन आईसी इंजन हैज़ अ बोर एंड स्ट्रोक इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। उन्होंने कहा एक आईसी इंजन है जिसका बोर और स्ट्रोक दोनों 2 यूनिट है, मतलब 2 है, 2 बोर भी है, मतलब डी की वैल्यू भी 2 है और एल की वैल्यू भी 2 है। द टोटल एरिया ऑफ कैलकुलेट द हीट लॉस फ्रॉम द इंजन कैन बी टेकन एज, मतलब हीट लॉस के लिए कितना एरिया हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें इसकी, तो इसमें हीट ट्रांसफ़र के लिए जो हम लोग एरिया लेंगे वो कितना लेंगे? वो लेंगे, देखिए ये सबसे पहले ये जो इंजन का ये जो एरिया है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है इंजन के एरिया से। तो ये जो एरिया है कर्व्ड सरफेस है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है पाई इंटू डी इंटू यल होती है, कर्व्ड सरफेस। इसके अलावा इसके ऊपरी भाग से यहाँ पे जहाँ पे सिलेंडर का हेड है यहाँ से भी हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो वहाँ से तो ये जो एरिया है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग रख के सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले पाई डी दोनों का टोटल होना चाहिए। सबसे पहले हम पाई डी एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई डी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 2। तो टोटल कितना हो गया? 4 पाई। और दूसरा जो हेड का वैल्यू है इसको निकाल लेते हैं। तो π/4
डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, डी की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर की वैल्यू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, बचा पाई, तो प्लस पाई, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई प्लस पाई इक्वल टू 5 पाई। तो जो हीट ट्रांसफ़र के लिए एरिया उपलब्ध होगा वो कितना हो जाएगा, 5 पाई के इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान रख लीजिए कि आईसी इंजन के लिए जब भी हम लोग देंगे कि हीट ट्रांसफ़र एरिया कितना है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस लेंगे, उसके अलावा उसका हेड लेंगे, पिस्टन साइड का नहीं लेंगे कि उस समय उस तरफ से हीट ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि पिस्टन इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, द रिवर्सिबल साइकिल कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। एक जो रिवर्स साइकिल है वो किस किस से मिलके बना है, कि साइकिल कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। तो इसमें 3 ही प्रोसेस हैं, चौथा प्रोसेस इन्होंने कहा ही नहीं। तो हम जानते 3 प्रोसेस किस में होते हैं, लेन्योर साइकिल में 3 प्रोसेस होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए हीट इंजन वर्किंग ऑन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल द एफिशिएंसी बिल। इन्होंने कहा है जो हीट इंजन है जो किस पे काम कर रहा है, डीजल इंजन साइकिल वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी पे क्या असर पड़ेगा, तो ये बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए एफिशिएंसी का फार्मूला ले लीजिए। तो क्या होता है डीजल इंजन की एफिशिएंसी का 1 माइनस आर टू द पावर गामा माइनस 1 और रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन रो माइनस 1 ये होता है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा एफिशिएंसी क्या है, बढ़ेगी, कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या है, घट जाएगी। तो ये दोनों टर्म याद रखिए, तो हम इस डीजल इंजन के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया है इन्होंने कि इंक्रीज एज द फ्यूल का मतलब इन्होंने कहा है कि एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इंक्रीजेस एज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो इंक्रीज। तो फ्यूल कट ऑफ रेशियो बढ़ता है तो एफिशिएंसी क्या है, बढ़ती है, नहीं घट जाती। तो ये इसका आंसर नहीं है। दूसरा का नॉट चेंज एज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज, हम जानते हैं चेंज तो होती ही है। तीसरा है डिक्रीजेस एज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीजेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ही फ्यूल कट ऑफ रेशियो बढ़ेगा एफिशिएंसी क्या है, कम हो जाएगी। चेंज एज द फ्यूल कट ऑफ रेशियो इंक्रीजेस, ये भी चेंज होती है, बात तो सही है, लेकिन इंक्रीज ये इसका बेस्ट आंसर क्या है कि डिक्रीज हो जाती है। तो ये इसका बेस्ट आंसर है। तो हमें इसे बेस्ट आंसर चूज करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडल साइकिल हैव इक्वल थर्मल एफिशिएंसी। इन्होंने कहा है अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है, दिए गए सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए निम्नलिखित में से किसकी थर्मल एफिशिएंसी सेम होती है। देखिए जो ऑटो साइकिल और जूल साइकिल होते हैं इन दोनों की एफिशिएंसी हमेशा ही दिए हुए कंप्रेशन रेशियो के लिए सेम होती है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि फार्मूला क्या है, दो इसका फार्मूला है 1 माइनस रो टू द आर पी, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1, और उसका फार्मूला क्या है 1 माइनस आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है, आर क्या है दोनों के लिए सेम है, दोनों की एफिशिएंसी सेम हो जाती है। तो उन्होंने कहा फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो दोनों की साइकिल की एफिशिएंसी क्या सेम होती है। तो कौन कौन किसकी होती है, सॉरी ऑटो नहीं जूल, सॉरी, और स्टर्लिंग साइकिल और ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सेम होती है, और जूल और ऑटो की नहीं। दिए हुए सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए स्टर्लिंग साइकिल और ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि उसमें के दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, ये ऑटो क्या है कंप्रेशन रेशियो पर डिपेंड करता है, और स्टर्लिंग साइकिल भी लगभग उसी की तरह ही होता है। तो इसका आंसर बी है। फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो द आइडियल साइकिल हैव इक्वल थर्मल एफिशिएंसी, स्टर्लिंग एंड ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी सेम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। एन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू 6। इन्होंने कहा है वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन है, सीधे कंप्रेशन रेशियो क्या दिया है, आर की वैल्यू इन्होंने 6 दिया है। द लोवेस्ट साइकिल प्रेशर इज 0.1 MPa, जो सबसे मिनिमम साइकिल का प्रेशर है 0.1 MPa है, एंड ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1569 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने इसका टेम्परेचर दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितने पे जाता है 1559 पे जाता है,
एंड व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इफ द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 1.4, मतलब गामा की वैल्यू इन्होंने 1.4 दे रखी है। तो इन्होंने पूछा है कि टेम्परेचर आफ्टर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो पहले इन्होंने कहा है कि कौन सा ऑटो साइकिल है, तो मैं उस ऑटो साइकिल को बना लेता हूँ। पीवी डायग्राम ये हमने बना लिया। 1 2 3 4। देखिए, तो इन्होंने कहा सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 6, मतलब कि इसकी वैल्यू दे रखी है, हम जानते हैं आर मतलब यहाँ पे कितना होता है V1/V2 होता है, मतलब V1/V2 की वैल्यू इन्होंने 6 दे रखी है। दूसरा दिया लोअर साइकिल प्रेशर 0.1 MPa, मतलब P1 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 0.1 MPa दी है। ठीक, और फिर उन्होंने कहा है कि लोवेस्ट टेम्परेचर मतलब T1 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 27 डिग्री। तो इस 27 डिग्री को हम लोग किस में बदल लेंगे, केल्विन में बदल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना 300 केल्विन में बदल जाएगा। हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब T3 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है 1559। तो 1559 को भी हम लोग किस में बदल लेंगे 1569, इसको भी हम लोग 273 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1842 केल्विन हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हमने सारे डाटा नोट कर लिए। हम लोग शुरू करते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर आफ्टर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मतलब इन्होंने T4 की वैल्यू पूछी है। तो हम जानते हैं अगर हम लोग 3 और 4 प्रोसेस के लिए देखें तो हम जानते हैं 3 to 4 प्रोसेस का आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में क्या फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि PV⁴ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम उसे टेम्परेचर के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के रूप में हो जाता है, टेम्परेचर के रूप में यही फार्मूला हो जाता है T3V3⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा T4V4⁴ ये फार्मूला हमको लगा लेना है। तो T4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हमको निकालना है। तो T4 की वैल्यू हो जाएगी T3/V4/V3⁴ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा T3 इसको V4/V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए हम जानते हैं कि जो ये एक्सपेंशन रेशियो आएगा और हम जानते हैं एक्सपेंशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यही अपना कंप्रेशन रेशियो हो जाएगा जिसे हम लोग R से दर्शाते हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा R⁴ पहले वाले जो वीडियो है उसके जस्ट पहले जो वीडियो बताया पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि ऑटो साइकिल के लिए कंप्रेशन रेशियो एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू सेम होती है। तो T4 इक्वल टू क्या हो जाएगा T3/R⁴ तो देखिए अब यहाँ आपको यहाँ T3 की वैल्यू पता है। T3 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी निकाल के, कितनी हो जाएगी, दिया हुआ है 1569 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने केल्विन में बदल दिया तो कितना बदल गया था 1842 केल्विन। तो T3 जहाँ हम लोग लिख देंगे 1842 केल्विन। और R की वैल्यू कितनी दी हुई है, R की वैल्यू 6 दी हुई है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो T4 इक्वल टू हो जाएगा आपका हो जाएगा 1842 डिवाइडेड बाई 6⁴ 1.4 - 1 तो हो जाएगा 1842 से 6 की घात 0.4 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 0.4 को सॉल्व करना मतलब 4/10 मतलब 2/5 तो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो लगभग इसकी वैल्यू देखिए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको ये थोड़ा कठिन लगेगा। क्या है जो हमने T4 की वैल्यू निकाली वो कितनी निकाली 1842 डिवाइडेड बाय 6⁴ तो ये 0.4 जो है इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग आंसर दे रखे हैं, ठीक, तो इन अलग अलग आंसर को हम लोग इसमें रख के लगभग चेक कर लेंगे तो कितना लगभग आ जाएगा आंसर। तो उसको हम लोग चेक करते हैं तो पाते हैं कि इसका जो T4 की वैल्यू आ जाती है लगभग 900 के अप्रॉक्स आ जाती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा सी, इसका आंसर है सी। इसको बिना कैलकुलेटर करके नहीं किया सकता, इसको सिर्फ ट्रायल एंड एरर से हम लोग कर सकते हैं। तो इससे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एसआई इंजन फॉर हायर थर्मल एफिशिएंसी,
उन्होंने कहा SI इंजन में थर्मल एफिशिएंसी अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक, तो हमने देखिए सीधे सीधे हम लोग जानते हैं कि SI इंजन किस पे वर्क करते हैं, ऑटो साइकिल वर्क करते हैं, और ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, 1 - 1/R⁻⁻1 होता है। तो इसमें सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि अगर R की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक, मतलब कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगी, तो ये जो अपना टर्म है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो 1 - R मतलब इस पूरे टर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंप्रेशन रेशियो की बढ़ेगा तो वैसे वैसे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो मतलब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन SI इंजन फॉर हायर थर्मल एफिशिएंसी अधिक होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला आंसर इन्होंने दिया है इनकी कंप्रेशन रेशियो शुड बी हाई। तो यही इसका आंसर, कि कंप्रेशन रेशियो अधिक होना चाहिए। जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो उतना क्या हो जाएगा, उतना ही एफिशिएंसी अधिक हो जाएगी। दूसरा दिया हीट लिबरेशन ड्यूरिंग कंबसन शुड बी मैक्सिमम। ठीक, मतलब कंबसन की अधिक हीट लिबरेट होनी चाहिए। ठीक, तो अधिक हीट लिबरेट हो जाएगी तो इसके कारण क्या है, नॉकिंग होगी, ये एफिशिएंसी को नहीं बढ़ाएगा। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो शुड बी हाई। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या है, अगर अधिक होगा तो इंजन बहुत तेज़ी से हीट रिजेक्ट करेगा, जिसके कारण भी नॉकिंग की संभावनाएं होती हैं। लॉन्ग फ्लेल ट्रैवल डिस्टेंस, ये भी नॉकिंग से संबंधित, इसका एफिशिएंसी से कोई वास्ता नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है ए ऑटो साइकिल हैज़ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 8। एक ऑटो साइकिल है जिसका कंप्रेशन रेशियो 8 है, आर की वैल्यू 8 दे दी सीधे सीधे। इफ़ 250 किलो जूल ऑफ वर्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द साइकिल, यदि साइकिल से इतना जूल वर्क एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब ये W की वैल्यू है, तो व्हाट इज़ द हीट रिजेक्टेड बाय द साइकिल, तो इसके द्वारा कितनी हीट रिजेक्ट की जाएगी, ये इन्होंने पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया है कंप्रेशन रेशियो दिया है 8। तो हम जानते हैं कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 - 1/R⁻⁻1 होता है। तो इक्वल टू क्या आएगा, 1 - 1/8⁻⁻1। गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.4 - 1, तो जाएगा 1 - 1/8⁴ हो जाएगा। ठीक, तो इसको फिर ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर देखिए बिना कैलकुलेटर के नहीं हो पाएगा। तो देखिए आपके में जो सवाल आएंगे वो कैलकुलेटर से सॉल्व करने वाले ही आएंगे। तो लगभग इसको जो वैल्यू है इसको भी सॉल्व करेंगे तो आप जो पा जाएंगे, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, कैलकुलेटर उपलब्ध हो तो कर लीजिएगा, वरना इस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं। फिर वहाँ सीधे फार्मूले के आधार बताता हूँ, या फिर कोई ऐसी संख्या दी होगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी लगभग आ जाएगी 0.5647। तो एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5647। अब हम आगे क्या जानते हैं, आगे हम जानते हैं कि किसी भी इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो इक्वल टू क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, है ना, या हीट सप्लाइड है हीट एब्जॉर्ब। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5647, ये हो जाएगा। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है, 250 दिया है, तो ये इक्वल टू 250 किलो जूल दिया है। तो QA की वैल्यू निकालें, तो QA की वैल्यू क्या है, इसको बटे में कर देंगे। तो QA की जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू आ जाएगी अपनी QA की, वो इक्वल टू हो जाएगी 442.713 किलो जूल हो जाएगी। तो ये अपनी हीट एब्जॉर्ब है। इन्होंने पूछा हीट रिजेक्टेड कितनी होगी, तो हम जानते हैं हीट रिजेक्टेड कितनी होगी, कि हम जानते हैं जितनी भी हमने हीट सप्लाई की होती है उसका कुछ पार्ट वर्क में बदल जाता है, बाकी रिजेक्ट हो जाती है। तो देखिए हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू QA की वैल्यू कितनी दी है, 442.7 हमने निकाल ली है। W की वैल्यू उन्होंने 250 दे रखी है, और QR की वैल्यू हमको निकालनी है। तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 442.7 - 250, तो ये लगभग हो जाएगा 192.7। ठीक, तो इसमें जो हीट रिजेक्टेड QR की वैल्यू हो जाएगी वो 192.7 हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट डेवलप करने के लिए बताया है। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आता तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डाटा ऐसा आ गया कि जो नॉर्मली हम लोग बिना कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड तो है नहीं। तो इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि
जो लगभग आखिरी क्वेश्चन है हम लोग इसका, इन्होंने कहा है इन एन आइडल स्पार्क इंजन हैज़ अ कंप्रेशन रेशियो ऑफ 9। स्पार्क इंजन मतलब सीधे सीधे ऑटो इंजन है या पेट्रोल इंजन है, तो इसके लिए कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू 9 है। व्हाट इज द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इफ द स्पेसिफिक हीट इज 1.5, या स्पेसिफिक हीट रेशियो लिखना चाहिए था इनको 1.5। तो सीधे सीधे फार्मूला रख दीजिए कि एफिशिएंसी ऑफ इस ऑटो साइकिल क्या होती है 1 - 1/r⁻⁻1 रख दीजिए, तो जाएगा 1 - 1/r। आर की वैल्यू कितनी दी है 9⁻⁻1, तो मतलब 1.5 - 1, तो ये इक्वल टू एफिशिएंसी हो जाएगी 1 - 1/9 1.5 - 1, तो मतलब 0.5 मतलब 1/2 मतलब √2, तो हो जाएगा कितना 1 माइनस इसका √2 हो जाएगा तो 1/3, तो कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा 2/3 मतलब 66.66, लगभग 67%। तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 67%। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए ये आपके हो गए जो क्वेश्चन एयर स्टैंडर्ड साइकिल से संबंधित क्वेश्चन आईसी इंजन के। इसके सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऑटो साइकिल से, डीजल साइकिल से, ठीक, जितने साइकिल्स होते हैं उन साइकिल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सारे साइकिल से एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं उसका ट्रिक बना करके याद करिए, ताकि क्योंकि बहुत सारे साइकिल सब मिक्स होते चले जाते हैं, तो इसीलिए आपको इस प्रकार से याद रखना है कि हमेशा याद रहें। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर मिलूंगा आपसे नए प्रश्नों के साथ। यदि इस किसी जगह पर डाउट हो या कहीं समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय से मिल जाएं। अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने कराए हैं इसका PDF, तो इसका PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन बैंक का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का वहाँ पे कंपाइलेशन हो रखा है। इसके अलावा मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स को शॉर्ट में पढ़ाया जो भी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और इससे सब पहले के वीडियोस देखने के लिए जो प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप सारे प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। लगातार तैयारी करते रहिए क्योंकि सफलता आपकी निश्चित है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।